साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां केंद्र सरकार ने चौंकाने वाले फैसले के तहत संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने वाले हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने शायद एक साथ चुनाव कराने का मूड बना लिया है। दरअसल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 दिसंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इस सत्र में एक देश एक कानून यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल भी लाया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी भी अक्सर एक देश एक चुनाव की वकालत करते हैं। पिछले महीने भी राज्यसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक देश एक कानून को समय की जरूरत भी बताया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने इसका जवाब दिया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया था कि 7वें चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 172, 174, 356 में संशोधन करना होगा। तो देखिए, एक देश एक कानून अगर लागू होता है तो उसके तहत हमारे जो संविधान है उसमें भी संशोधन किया जाना चाहिए। तो वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार लगातार तमाम दलीलें पेश कर रही है। इसी बीच इस पूरे मुद्दे पर प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनाते हैं। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12वीं सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12वीं सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। सुहानी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, वन नेशन वन इलेक्शन, अब इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई है और जिसके लिए एक विशेष मॉनसून सत्र भी कहा जा रहा है कि बुलाया जाएगा, यानी कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या सुहानी, जिसका लगातार मोदी सरकार उसके समर्थन में खड़ी है? वापस सुहानी का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव, क्या ये इतना आसान है जितना सत्ता पक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है? और अगर ये इतना आसान होता है तो लाजमी है कि अगर कोई भी देश में नया कानून लागू होता है या कानून में संशोधन होता है तो उसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद में भी संशोधन किया जाता है। अगर एक देश एक कानून और एक चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 172, 174, 356 में संशोधन भी करना पड़ेगा। तो देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार सरकार अपने पक्ष रखती हुई नजर आ रही है और इस पर लगातार से ही जो तमाम विपक्षी दल है वो इसके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या इस बिल को पूरे समर्थन के साथ पारित करना, क्या एक देश और एक चुनाव लागू करना इतना आसान होगा क्या? यही वजह है कि एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। दिसंबर में यह सत्र बुलाया गया है और लगातार अटकलें हैं कि इस सत्र के दौरान इस बिल पर भी मुहर लग सकती है। सुहानी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, एक देश और एक चुनाव को लेकर लगातार केंद्र सरकार इसके समर्थन में बातें कहती है। मॉनसून सत्र में भी एक देश और एक चुनाव का जिक्र किया गया था। ऐसे में जो केंद्र सरकार है वो लगातार इसके पक्ष में क्यों है? इससे देश को फायदा क्या होगा? सुहानी,
देखिए मुस्कान, जिस तरह से जो मोदी सरकार जो है जहां भी वो जाते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहते हैं और हमेशा जो है चर्चाएं इसको लेकर करते रहते हैं, लेकिन बात की जाए वन इलेक्शन जो है और वन नेशन इसकी, तो हम बता दें कि देश में बहुत बड़ा इससे फ़ायदा हो सकता है। आपको बता दें जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत में हमेशा जो है जो चुनावी मोड में रहती, कभी लोकसभा चुनाव, कभी जो विधानसभा चुनाव, तो कभी पंचायत चुनाव, और हमेशा इसमें जो चुनावी मोड में ही रहती है और देश में ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, जो विकास की चीज़ें, उससे चुनाव की वजह से रुकावट आती है। जिस तरह से हमारे संसाधन है, जैसे हमारे अधिकारी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका भी समय बर्बाद होता है। अगर ये जो आपको बता दें कि अगर ये जो सत्र है और संसद सत्र में अगर ये जो कानून है और इसे लाया जाए कि अगर वन नेशन और वन इलेक्शन हो, तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है जिस तरह से विकास के स्तर पर थोड़ा सा बहुत रुका हुआ है, वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि तमाम चीज़ों पर रोक लग सकती है। आपको बता दें एक लोकसभा चुनाव होता है, उसमें 30,000 करोड़ से अधिक जो पैसे जो खर्च होते हैं, और जिस तरह से पैसे पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, संसाधन भी हमारे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, अधिकारी जितने हैं वो अन्य कामों को छोड़ के इलेक्शन पर लग जाते हैं, जनता जो है उनका समय बर्बाद होता है, जनता का पैसा बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये आता है हमारे वन देश और वन जो है आपको इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं हमारे जनता के लिए सबसे बड़ा फायदामंद होगा, हमारे संसाधनों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, और जो अपने देश के जितने भी पैसे खर्च होते हैं चुनाव में, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन देखिए सुहानी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं अगर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है, लेकिन विपक्षी दल उसी बुराई को उजागर करते हुए इसके विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ इस पूरे मुद्दे पर अब वो मोर्चा खोल रहे हैं। इसका विरोध करने की आखिर वजह क्या है? जी देखिए मुस्कान, आपको बता दें कि ये जो आपको जो सत्र चल रहा है उसमें 18 से 22 तारीख से इस सत्र में तमाम ऐसे चीज़ें हैं, इस पर संशोधन होगा और इस संशोधन के लिए कमेटी भी बना दिया गया है। और इस कमेटी में आपको बता दें इस कमेटी का अध्यक्ष जो है अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो गया, और इसमें तमाम जो है आपके नेता भी शामिल होंगे। लेकिन अब बात की जाए विपक्ष की, जैसे विपक्ष जो कह रही है, आपको अधीर रंजन सिंह जो है पूरी तरह से इस पर बोले हैं कि जो बीजेपी के जो नीयत है वो साफ नहीं है और अभी आपको महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले मुस्कान, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस पर जब बयान दिए होंगे, उनका भी यही कहना है कि हम जो है लड़ाई पूरी तरह से जारी रखेंगे। अगर बीजेपी जो है हमारे बैठकों से अगर वो पीछे हट रही है या डर गई है, इसीलिए वो अलग अलग जो है संशोधन कर रही है, अलग अलग नियम ला रही है, अलग योजनाएं ला रही है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो अगर अच्छा कानून आता है, जिस तरह से 370 आया था, 370 के लिए भी बहुत ज़्यादा जो विपक्ष हंगामे की थी, लेकिन आपने खुद देखा 370 किस तरह संविधान में संशोधन हुआ और उसे देश में लागू हुआ, और ऐसे जनता से या आपको बताया जम्मू कश्मीर किस तरह से फायदा हो रहा है। आप खुद बखूबी देख सकती हैं कि आज वहाँ पे जो जनता है वो खुल के सांसें ले रही है, वहाँ पे हम झंडा फहरा सकते हो, अपने देश आज़ादी से रह रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन अब बात किया जाए वन नेशन वन इलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं से जनता के सबसे बड़े फायदे होंगे, क्योंकि जनता के जो पैसे इलेक्शन में जो जाता है, जो खर्च होता है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और जिस तरह से पूरा देश जो है हमेशा इलेक्शन के टाइम में बिजी रहता है, वो अन्य जो मुद्दे हैं उस पर नहीं सोच पाता है, महंगाई और बेरोजगारी पर जो है वो सरकार अच्छे से नहीं सोच पाती है। तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन एक साथ हो, लोकसभा और राज्यसभा, या आप बात करें केंद्र सरकार के राज्य के, अगर इलेक्शन एक साथ हो तो कहीं ना कहीं समय मिलेगा और अन्य मुद्दे पर भी हम खुलकर बात कर सकेंगे। ठीक है, देखिए सुहानी, लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रियता दिखाती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, जिसके सदस्य हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और कौन कौन से लोगों का नाम सामने आ रहा है जो इस समिति का हिस्सा होंगे? जी देखिए मुस्कान, अभी तो सिर्फ जो है कमेटी गठन किया गया है और उसमें जो रामनाथ कोविंद को जो है अध्यक्ष बनाया गया है उनका। और रामनाथ कोविंद साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि तमाम जो कमेटी के लोग होंगे उनका भी सलाह मशवरा लिया जाएगा, लेकिन अभी नाम जो है वो रिवील नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस कमेटी में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है उन्होंने कि विपक्ष के लोग जो है उनसे भी इस पर सलाह मशवरा लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी कहती है कि जो भी हम कानून या कोई जो भी हम योजनाएं लाएंगे उसे तमाम विपक्षी नेता भी अपनी योजनाएं दे, अपनी बातें रखें, क्योंकि उन्होंने संसद में भी कई बार इस पर चर्चा उठाई है। पीएम मोदी का साफ तौर पर कहना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इलेक्शन जो है हर बार 6 महीने पर 3 महीने पर जो इलेक्शन होता है वो नहीं होना चाहिए, इससे देश के विकास में रुकावट होती है। लेकिन सवाल एक और उठता है मुस्कान की, ये कहा जा रहा है कि जो हाल में ही अभी चुनाव हुआ है, जैसे कर्नाटक, हिमाचल और गुजरात, इसके अभी 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो क्या बीजेपी इनकी जो है जो सत्ता हटा देगी या इनको और 6 साल को जो है इनकी सरकार बढ़ा देगी?
करेगी? ये ठीक है, सवाल देखिए, एक बहुत सुहानी, बड़ा जब उठ रहा से है ये कि ऐलान किया सरकार गया है कि एक देश और एक चुनाव की बात अब लगातार सामने आई है, तो विपक्षी दल अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाए? देखिए मुस्कान, विपक्ष जो है वो हमेशा बीजेपी के कामों को लेकर कहीं ना कहीं बातें निकालती रहती है और उनका एक ही एक मुद्दा होता है, महंगाई और बेरोजगारी। तो देश में अगर महंगाई और बेरोजगारी चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको देख सकती है कि किन मुद्दों से चल रही है। क्या हम पूरे टाइम, अगर देश में ये बात सही है कि क्या पूरे देश में हम हमेशा इलेक्शन कराते रहें और इलेक्शन की वजह से तमाम चीज़ों पर बुरा प्रभाव पड़ते रहे, तो क्या उससे देश आगे बढ़ सकता है? विपक्ष का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जायज़ है जनता के लिए, लेकिन अगर उन चीजों को अच्छे से किया जाए तो जनता को भी लाभ मिल सकता है। आपको बता दें मुस्कान, सबसे पहले देश में जब आजाद हुआ था तो आजाद के बाद 4 बार जो है लोकसभा और राज्यसभा चुनाव हुआ था और इससे कहीं ना कहीं जो है बहुत जो स्तर पर देश चल रहा था। लेकिन जो चीजें हैं, अब बता दें विधानसभा का जो सत्र है वो खत्म कर दिया गया और 4 से 5 बार जो है एक साथ चुनाव किया गया। लेकिन जब चीजें सही ढंग से नहीं चल रही थी तब फिर आपको बता दें संविधान बनाया गया। संविधान में ये कहा गया कि लोकसभा, राज्यसभा और तमाम जो चुनाव है वो अलग अलग किया जाए। तो जिस तरह से चले आ रहे थे, बता दें आज़ादी से पहले जो है जिन चीज़ों पर संविधान में संशोधन करके लगाया गया है और वो उन चीज़ों का अब बीजेपी बदल रही है तो टाइम तो लग सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ें जनता के लिए सही है तो बीजेपी कोई गलत काम नहीं, क्योंकि तमाम जो जनता, आपको बता दें तमाम ऐसी पार्टी है, नेता है जो इन चीज़ों को स्वागत कर रही है, कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जनता के लिए सबसे सही रहेगा और कई ऐसी पार्टियां हैं जो इसके पक्ष में हैं। वही बता, जिस तरह से अध्यादेश आया उसमें भी कई पार्टी साथ दी बीजेपी की, लेकिन बात की जाए नियम है ये लागू करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि देश बड़ा है जनसंख्या के लिहाज से भी। ऐसे में इसको लागू करने के लिए रोड मैप सरकार ने किस तरीके से बनाया है, क्योंकि इसका जिक्र मॉनसून सत्र में भी किया गया था सुहानी। जी मुस्कान, आपने सही कहा, देश हमारा बड़ा है और जितना बड़ा है इनकी जनसंख्या 1.25 करोड़ के लोग हैं। लेकिन बात की जाए कि जिस तरह से संविधान में संशोधन के लिए टाइम लग सकता है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव जो होता है कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा नेता मिलता है, हमें देश को चलाने के लिए एक अच्छा गाइडेंस मिलता है और हम उस विश्वास भी करते हैं उस नेता पे। अगर हमें अच्छे तरह से चुनाव हो और हमारे देश को अच्छा विकास का स्तर मिले तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इस पर बात कर रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है तो इसमें सभी जितने भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो दोनों को मिलकर इस पे बात करनी चाहिए और संशोधन पहले संविधान से करना चाहिए, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें होगी जिसपे हम जो जनता है या जो सरकार है उस पर बात करेगी, उस पर संशोधन करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है इलेक्शन और इलेक्शन को यूं आप बदल नहीं सकते हैं। कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि वो जनता के मुद्दों को उठाती है और जनता से भी राय मशवरा करने के बाद ही कोई भी नई चीज लागू की जाती है। तो क्या इस मुद्दे पर भी जनता का राय मशवरा लिया जाएगा? क्या जनता से भी इस मुद्दे पर सलाह की जाएगी? क्या वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं ये भी जाना जाएगा क्या सुहानी? देखिए मुस्कान, बता दें आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है साफ तौर पर आपने खुद बखूबी सुना होगा कि वो जब भी सत्र में जाते हैं, संसद सत्र में जाते हैं, तमाम अब भी मानसून सत्र में गए थे, उसमें भी 1 इलेक्शन 1 मोशन के भी उन्होंने चर्चा की और उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ही हमारे देश के सरकार होती है, ना कि हम तो उनके जो है वो कार्यकर्ता है, हम उनके कामों को करते हैं। तो उनका एक ही मोटिव होता है कि जो जनता को सही लगे, अगर जनता अगर कहे कि हाँ 1 इलेक्शन 1 जो आपको नेशन है वो सही है तो कहीं ना कहीं आप देख सकती है जनता भी इन चीज़ों को सहमत कर रही है, क्योंकि उनका भी ये लगता है कि जिस तरह से हमारे देश में हर बार जो चुनाव होता रहता है, चुनाव की वजह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो गड़बड़ होती जाती है, उन पर नुकसान होता जा रहा है। आप खुद देख सकती है संसाधन बिजी हो जाता है, कई अधिकारी हो, पुलिस, उनके कामों में रुकावट आती है, जनता का उनका समय बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई में जहां एक तरफ INDIA की बैठक चल रही है, बड़े दलों के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल है, तो वहीं दिल्ली से खबर आई जिसने भूचाल मुंबई में मचा दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि अब एक देश और एक चुनाव पर बात होगी, तो इंडिया गठबंधन के तहत सभी विपक्षी दलों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल मुंबई में आज तीसरे राउंड की बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि बैठक का ये दूसरा और आखिरी दिन है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल इससे पहले गठबंधन के नेताओं की पटना और बेंगलुरु में एक बार मुलाकात
मुलाकात हो चुकी है और मुंबई बैठक में उनसे एक अभियान रणनीति तैयार करने और ब्लॉक की औपचारिक संरचना को अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां एक तरफ INDIA अपनी मजबूती को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, एक शक्ति प्रदर्शन करता हुआ मुंबई में नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से भूचाल मुंबई में मच गया है। दरअसल मुंबई ये वो जगह है जहां पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसे में दिल्ली से एक फैसला आता है कि एक देश और एक चुनाव पर अब एक समिति तैयार की गई है, जिसके लिए पूर्व राष्ट्रपति को भी उसका सदस्य बनाया गया है। फिलहाल अभी और सदस्यों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है, विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आना तो लाजमी है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी शुरू हो जाती है। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, मुंबई में INDIA की बैठक जोरों शोरों से चल रही है, आगे की रणनीति तय की जा रही है, लेकिन उसी बीच दिल्ली में एक बड़ी खबर सामने आती है कि एक देश और एक चुनाव पर एक समिति का गठन कर दिया गया है। इसका जो असर है वो मुंबई में कैसा देखने को मिला? विपक्षी नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया कैसी आ रही है, रितेश? देखिए मुस्कान, अभी की जिस तरीके से मुंबई में एक निजी होटल में कार्यक्रम चल रहा है, उसमें 28 दलों के नेता बैठक में मौजूद हैं। अभी सुबह से ही नेताओं का पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं, ममता बनर्जी वहां पहुंची है, नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे हैं, आदित्य ठाकरे वहां पर। तो ऐसे में जो नेता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर। और अभी जो बात सामने आ रही है वो कुल मिलाकर ये आ रही है कि पार्टी अभी किस तरीके से चुनाव को लोगों को सामने लाना है, जनता के, उस पर उनका विचार विमर्श हो रहा है। रितेश, देखिए, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, बैठकों का दौर जारी है। उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? किन बातों को लेकर फिलहाल बैठक के अंदर चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, सबसे पहली चीज आपको बताऊं कि जिस तरीके से INDIA का ये गठन हुआ है, इसमें 28 दल अभी जो शामिल है, ये वहां पर इस चीज को लेकर के बैठक कर रहे हैं कि पार्टी में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, क्या लोगो होगा, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से हम चुनाव को लड़ेंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से वो उनकी फाइट होगी। उसके लिए कौन से स्टार विचारक हो सकते हैं, उनके कौन से मीडिया पैनलिस्ट हो सकते हैं, इस तरह की कई सारी बिंदुएं हैं जिन पर वो चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल के सामने आ रही है वो लोगो, यानी 9 तरीके का लोगो डिजाइन किया गया था, उसमें से एक लोगो पर सहमति बनाई गई है पार्टी की तरफ से। सुनने में ये भी आ रहा है, बताया जा रहा है कि लोगों का जो कलर होगा वो तिरंगे से कुछ मैच खाता हुआ होगा, जिस पर भगवा, सफेद, हरा इस तरीके का रंग भी होगा। तो उस झंडे के जरिए ही एक पूरे देश में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जो राज्य में जो भी सिंबल होंगे उस सिंबल पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो झंडा होगा, झंडे का जो कलर होगा, वो जो लोगो, वो अभी सामने वाला है, कुछ देर में देश के सामने आने वाला है। तो फिलहाल जिस तरीके से, लेकिन रितेश, देखिए, सबसे जो पेच फंसाने वाला मुद्दा होगा वो होगा सीट शेयरिंग का। लोगो भी जारी हो जाएगा, झंडे भी जारी हो जाएंगे और नाम तो पहले ही आ चुका है INDIA। सीट शेयरिंग को लेकर के क्या चर्चा होगी क्या? क्योंकि अब समय बीतता जा रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। सीट शेयरिंग पर कब फॉर्मूला तय होगा? सीट शेयरिंग पर कब बात करते हुए विपक्षी दल एक साथ नजर आएंगे? देखिए, ये तो आने वाले समय की बात है। हालांकि आज इस पर भी सहमति जताई जा सकती है। अभी सबसे बड़ी बात एक चेहरे को भी हो सकता है सामने आज उजागर किया जाए कि आखिर पार्टी में अगला देश के प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा वो स्पष्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पर भी चर्चा चल रही है। चर्चाओं का विस्तार है वो अभी कुछ ही देर में सामने आने वाला। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है वो इसी पर अभी जानकारी चल रही है, क्योंकि अभी इनके पास देश नहीं है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी का, और कांग्रेस के पास कई चेहरे हैं। आज सामने आ रही है पार्टी की तरफ से, वो कई नेताओं के चेहरे बीच में आ रहे हैं। नीतीश कुमार की भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार सामने आ रहा है, तो ये सारे मुद्दे NDA के खिलाफ, NDA से युद्ध करने की तैयारी इनकी पूरी तरीके से हो चुकी है। 2024 में इतने दल तरीके से चुनाव होगा, ये जनता तय करेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर पर गोली लगने से युवक की मौत भी हो गई है। हत्या की सूचना पर डीसीपी पश्चिम राहुल राज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। बताया जा रहा है कि मंत्री कौशल किशोर के घर पर देर रात पार्टी चल रही थी। मंत्री के बेटे विकास किशोर की पिस्टल भी बरामद की गई है। ये पूरी घटना ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव की है। पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ का दौर लगातार जारी है। तो देखिए, कौशल किशोर के घर पर एक युवक का शव मिला है और उस शव को लेकर लगातार अटकलें ये है कि कौशल किशोर के बेटे के पिस्टल से उस युवक को गोली मारी गई है। लेकिन कौशल किशोर भी अपने बेटे के बचाव करने में उतरे और ये बोलते हुए नजर आए कि जब ये बुरी वारदात हुई तो उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद था ही नहीं। अगर वो मौजूद नहीं था तो फिर आखिर उनके बेटे के बंदूक से गोली किसने चलाई और क्या किसी ने बचाव करने की कोशिश नहीं की? ये तमाम सवाल आज हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है उस पर एक नजर डालते हैं। और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए थे और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीजें हम लोग तहकीकात करेंगे। विवेचना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ है, किस तरह से गोली चली है। मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फ़ोन करके मैंने ये सूचना दी। तो इसी से बात पता चली तो उन्होंने कहा अभी डीसी साहब को और उनको भेजते हैं फोरेंसिक तो वो आकर के फोरेंसिक टीम भी आई है। डीसीपी साहब वो जांच करके ले गए। आज पोस्टमार्टम के लिए गई है। जो सच होगा वो निकल करके आएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय। फोरेंसिक टीम भी इसमें गोली लेकर के गई है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी जिसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ हैं। जिन्हें हमारा बहुत नजदीक रहा है बेचारा, उसकी क्या घटना हुई उसके साथ, तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद ही खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे। कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आंसू नहीं था। आंसू कल दिल्ली चला गया था। मेरे यहाँ दादाजी जी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। अंकित वर्मा, और वहाँ पर जो 3 लोग थे, मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ उससे झड़प हुई है। झड़प के होते हुए उसकी हत्या की गई है। किसका घर था वो और जो पिस्टल से गोली मारी वो किसकी? विकास किशोर जी का घर था। माननीय मंत्री जी के लड़के का घर था और विकास किशोर जी वहीं पर रहते थे। वहीं पे मेरा भाई उनके साथ रहता था। उनके साथ दिन भर रहता था। क्षेत्र में जाना या कहीं भी जाना उनके साथ रहना होता था उसका, और घर भी देर रात में आता था। तो ये जो पिस्टल बरामद हुई है जिससे गोली मारी गई है जी, वो विकास किशोर जी की है। जिस वक्त ये गोली मारी गई क्या विकास किशोर वहाँ मौजूद थे? नहीं, विकास किशोर वहाँ नहीं थे। वहाँ मौजूद नहीं थे। तो क्या लगता है किस पर शक है आपको? जी, अब देखिए, जैसे रिवॉल्वर है या इसमें है, तो अब ये तो पिस्टल है, तो वो तो जो भी पिस्टल रखता है तो वो होता है वहाँ पर अब ये क्या मैं बता सकता हूँ कि कोई वहाँ पर है कि नहीं है। कलीम एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, आप सुबह से ही इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। तमाम अपडेट और जानकारी लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री के घर से एक शव बरामद किया गया है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। अब क्या नए अपडेट सामने आए हैं? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए मंत्री के घर पर, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री है कौशल किशोर, उनके घर पर जो विकास श्रीवास्तव की विनय श्रीवास्तव की जो जिस तरीके से खून से लथपथ बॉडी मिली है, क्योंकि जिस तरीके से जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया इस घटना में वो कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की है।
क्योंकि जिस तरीके से पिस्टल की बात की जाए, क्योंकि तो इस घटना में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, हिरासत में लेने के बाद पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि जिस तरीके से एक घटना है तो घटना बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि मंत्री के घर के अंदर इस तरीके की हत्या होना अपने आप में एक सवाल जो खड़ा करता है। उसको लेकर के जिस तरीके से बात की जाए सफाई को लेकर के, तो सफाई देने में कौशल किशोर भी सामने आए। उन्होंने साफ तौर से इस घटना से इनकार करते हुए ये कहा कि उनका बेटा उस वक्त घटना स्थल पर नहीं था और वो दिल्ली में गया हुआ था। लेकिन अगर दिल्ली गया हुआ था तो इसमें एक बात जो सामने आ रही, जो पिस्टल विकास किशोर की है, तो जाहिर सी बात है आरोप उसके ऊपर भी आना लाजमी है, क्योंकि 120B का मुलजिम वो भी बनेगा। क्योंकि साजिश जो की बात जो कही जा रही है वो साजिश के तहत उसके ऊपर भी एक बड़ा आरोप है। और उस मामले को लेकर के पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें भी एक हीला हवाली जो देखने को मिल रही है। उसमें केवल एक ये बात कही जा रही है कि अभी जो इस मामले में है तफ्तीश चल रही है और जो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर इस मामले में सूत्रों की बात करें जो आसपास के स्थानीय निवासियों की, उस युवक को गोली क्यों मारी गई, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? देखिए मुस्कान जी, इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए, जो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो बिना कैमरे पर आए हुए जो लोग बोलना चाह रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से काकोरी में ही कोई जमीन है जहां जिसको लेकर के लगातार विवाद भी विनय का होता रहता था। लेकिन अभी इस बात को लेकर के जो कौशल किशोर की बात की जाए, उन्होंने साफ इनकार किया है, किसी तरह का विवाद होने से इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा कि दोनोों लोग हमेशा साथ रहते थे, साथ उठते बैठते थे, वो उनके बेटे की तरह था और वो पूरा एक परिवार था। परिवार का एक बेटा उनका कम हो गया। लेकिन अगर इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पिस्टल है और उस पिस्टल को जिस तरीके से लापरवाही से रखा गया, क्योंकि जिस घर में हत्या हुई है उस घर में लगातार दारू की पार्टियां होती थी, लोग रहते थे। क्योंकि जो हमने सुबह की आपको तस्वीर भी दिखाई थी, उस तस्वीर में साफ तौर से दिखाया था कि उसके अंदर लोग निवास करते थे। आखिर जिस तरीके से वहां पे पार्टियां होती थी, तो पार्टी के दौरान आखिर ऐसा क्या विवाद हुआ, किस विवाद में जो गोली मारी गई, और आखिर जो गोली मारी गई वो विकास की आखिर पिस्टल क्यों इस्तेमाल की गई? क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, जो जमीनों का काम भी है, वो कौशल किशोर कह रहे हैं कि जब ये पूरी वारदात हुई तो उनका बेटा घर पर था ही नहीं, वो दिल्ली में था। अभी उनका बेटा कहाँ है? क्या उनसे पूछताछ नहीं होगी क्या? देखिए जाहिर सी बात है मुस्कान जी कि भले ही वो मंत्री हो, मंत्री का जो बेटा है उसको बचाने के लिए कौशल किशोर के द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है कि उनका बेटा दिल्ली में था और दिल्ली से वो लखनऊ आ रहा है। क्योंकि जब लखनऊ आने की जो बात कही गई वो ये बताया जा रहा है कि वो जो उनका करीबी है जो बीमार था, उसको लेकर के अब वो वापस जिस तरीके दिल्ली से लखनऊ आ रहा है। लेकिन जो सवाल है, पुलिस अभी तक विकास के बारे में किसी तरह का कोई भी सवाल नहीं की है, न ही विकास से पूछताछ करने की बात कही है। भले ही कौशल किशोर के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि वो पुलिस का इस मामले में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जो पिस्टल है वो पिस्टल इस तरीके से रख के जाना लापरवाही, क्योंकि जब कौशल किशोर को मालूम है, उनके बेटे को मालूम है कि उस घर पे परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है, केवल उसके दोस्त वहां पर रहते हैं, वहां पर लगातार पार्टी होती है, नशे का सेवन होता है, तो जाहिर सी बात है पिस्टल को वहां पर नहीं रखना चाहिए था। वो पिस्टल जो है अपने माँ के घर पे यानी कि परिवार के घर पर सेफ रख करके जाना चाहिए था, बंद करके जाना चाहिए था लॉकर में। लेकिन इस तरीके से खुले में रख के जाना अपने आप में एक लापरवाही दिखाती है। और लापरवाही के साथ साथ कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो आरोप आ रहे हैं कि साजिश के तहत विनय की हत्या किए जाना, तो इस मामले को लेकर के आखिर जिस तरीके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन क्या कह रहे हैं उनके मुताबिक ये पूरी वारदात क्यों अंजाम दी गई है? हाँ देखिए, फिलहाल परिजनों ने अभी इस मामले में किसी तरह की कोई बात नहीं कही, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है कि जिस तरीके से रात को पार्टी हो रही थी, पार्टी के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसी विवाद में उसकी हत्या की गई। लेकिन ये जरूर ये नहीं बताया गया है कि क्या उस समय घटना स्थल पर विकास था। विकास नहीं था, लेकिन विकास की पिस्टल जरूर थी वहां पे। तो इसको लेकर के एक बड़ा आरोप भले ही बंद लफ्जों में कहा गया कि साजिश के तहत विनय की हत्या की गई है, लेकिन हत्या में जिस तरीके से बात की जा रही है, मोनू की, अंकित की, अजय की, जो लोग शामिल होने बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास का नाम नहीं लिया गया, केवल विकास की पिस्टल का नाम लिया जा रहा है। तो पिस्टल को लेकर के जिस तरीके से अगर मृतक के भाई की बात करें, जो मृतक का भाई है, बंद लफ्जों में उसने यही कहा कि जिस तरीके से उनकी पिस्टल है, तो जाहिर सी बात है साजिश के तहत विनय की हत्या की गई। और इस मामले में तफ्तीश की जाए, तो जांच के बाद जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है मुस्कान जी, हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मंत्री कौशल किशोर के घर पर देर रात पार्टी हुई थी, जिसके बाद एक खबर निकल के सामने आई कि उन्हीं के घर से एक युवक का शव बरामद किया गया है और सीधा आरोप मंत्री के बेटे पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस गोली से युवक को मौत के घाट उतारा गया, वो गोली और वो बंदूक मंत्री कौशल किशोर के बेटे की बताई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।